अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज कई घंटे नैब और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान आंख मचोली खेली गई। नैब लाहौर की टीम मॉडल टाउन में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा और 1.5 घंटे तक अंदर मौजूद रही। ताहम उन्हें बताया गया कि शहबाज शरीफ घर में मौजूद नहीं है, जिसके बाद टीम वहां से रवाना हो गई। आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदम पेशी पर कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक्शन लिया। नून लीग के रहनुमा के मुताबिक शहबाज शरीफ कबलस गिरफ्तारी जमानत के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं और कल वो 11 बजे अदालत में पेश होंगे। हुकूमत के वफाकी वजीर शेख रशीद, आपको याद होगा, 1 महीना पहले ही कह दिए चुके थे कि नैब ईद के बाद 2 तरफा टाजन बनने जा रहा है। नून लीग के कारकुनान ने मॉडल टाउन में एहतजाज भी किया और मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये तमाम चीजें इमरान साहब के हुक्म के ऊपर हो रही हैं, और वो क्यों? क्योंकि कोई हिकमत अमली नालायक, नाअहल और चोर वजीर आजम के पास मौजूद नहीं। चीनी चोरी रिपोर्ट नैब चेयरमैन नोटिस लेते हैं, वो नोटिस किधर जाता है? इमरान साहब गिरफ्तार क्यों नहीं होते? अवाम का चीनी चोर वजीर आजम। आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने नैब की टीम आई। ये जो जितनी नैब की कार्रवाइयां हैं, ये बदनीयती पर मबनी है या नालायकी पर मबनी है। नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की अवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी। नाजरीन, क्या शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत होगी कल या गिरफ्तारी होगी, इसके ऊपर हमने दावत दी है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब को, जो मैं समझती हूँ बहुत बहादुर हैं। इधर हमारे स्टूडियो के अंदर आ बैठे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, वो साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर भी रह चुके हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वज़ीर कानून रह चुके हैं। वो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं। आबिद साकी साहब हमें ज्वाइन कर हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। और कुछ ही देर में हमें आजम नज़ीर तारर साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो माहिर कानून है और शहबाज शरीफ के केसेस की पैरवी भी कर रहे हैं। सबसे पहले अली ज़फ़र साहब, आपसे शुरू करती हूँ। आपका क्या तज्जिया है कि जिस तरह शेख रशीद साहब कह रहे थे कि ईद के बाद जो है सफाई होनी शुरू हो जाएगी, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिलेगी या आपको लगता है कि इस बार उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? ये देखें, कल अदालत में केस लगा हुआ है उनका, उनको पेश होना होगा उस केस में। अदालत पता नहीं क्या फैसला करती है, ये तो हम कर सकते हैं उस पर सिर्फ डिबेट ही। लेकिन अगर आप पास्ट देखें, अगर अदालतों के फैसले, तो प्री अरेस्ट बेल अमूमन नहीं दी जाती। अच्छा। अदालत नैब केसेस में ये कहती है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, उसमें आप अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो आप अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाद में, जब आपका रिमांड ख़त्म हो जाए। तो ये अदालत किस तरह फैसला करती है इस केस में वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक नैब का इख्तियार है अरेस्ट करने का, अगर आप 1 सेकंड के लिए आर्गूमेंट इस तरह करें कि शहबाज शरीफ साहब को आप भूल जाएं कि वो कौन है और उनको एक आम शहरी की तरह ट्रीट करें, तो नैब के पास पावर ऑफ अरेस्ट भी है। और नैब की अगर आप माजी देखें तो उसमें नैब ने हमेशा जब भी किसी कोई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता उसको उन्होंने अरेस्ट किया है। इस केस में जो हकायक हैं अभी तक जो सामने आए वो ये है कि नैब ने जब इंक्वायरी शुरू की और शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि आप आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोरोना की वजह से मैं नहीं आ सकता, मेरे से स्काइप पे आप सवालात पूछ लें। जब उनको दोबारा वार्निंग दी गई, 1 बार नहीं 2 बार, तो उन्होंने फिर फाइनली हाई कोर्ट को रुजू कर दिया। जब हाई कोर्ट को रुजू किया तो इसका मतलब है कि उनको, नैब को ये इंडिकेट हो गया कि अब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, वो अदालत से ही रुजू कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने इसीलिए आज अरेस्ट करने की कोशिश की। अब एक मैं ऑब्जेक्शन सुन रहा हूँ काफ़ी रहनुमाओं से जो मुस्लिम लीग के नून के हैं, वो कह रहे हैं कि इंतज़ार करना चाहिए था नैब को कल के दिन का। लेकिन अगर आप माजी में देखें, आम शहरी अगर कोई हो तो उसके लिए नैब कभी भी इंतज़ार नहीं करती, बल्कि वो कोशिश करती है
कि अदालत के जाने से पहले अरेस्ट कर लिया जाए। तो रूल ऑफ लॉ की जब आप बात करते हैं तो नैब वही हरकत कर रही है जो बाकी लोगों के साथ करती रही है। अच्छा, तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अली जफर साहब कहते हैं कि जी नैब जो है वो रूल ऑफ लॉ को ही फॉलो कर रही है और हमने बहुत कम देखा है कि प्री अरेस्ट बेल मिल जाए, और इस केस के अंदर तो वो बाकियों को भी वो अरेस्ट करने जाते हैं, तो फिर मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई अलग कानून क्यों हो? देखिए, अली जफ़र साहब वकील हैं, कई ऐसे केसेस लाहौर हाई कोर्ट में भी हुए हैं जहाँ पे प्री अरेस्ट बेल जो है वो फाइल हुई है और उसके बीच में रिलीफ मिला है, इंटरिम रिलीफ मिला है। हमजा शहबाज साहब को भी मिला, हमजा शहबाज साहब को भी मिला। मेरे ख्याल से अली जफ़र साहब ने वो केसेस मेंशन नहीं किए। और भी कई केसेस हैं जिसमें रिलीफ मिला है, इंटरिम बेल पे मिला है, फिर आगे बेल कंफर्म हुई या नहीं हुई वो एक अलग कहानी है। बल्कि कुछ लोगों को तो प्रोटेक्शन बेल भी दी गई और कहा गया है कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि हमारे नोटिस में आप बात ना लाएं। देखिए, मैं आपको बड़ी एक अहम बात बताता हूँ। मीर शकील उर रहमान का केस आप उठा लें, उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे वो ये दिए थे कि जब नोटिस सर्व किया जाता है और जो तफ्तीश का तरीकाकार है उसमें उस आदमी जिसको बुलाया जा रहा है उसको सफाई देने का पूरा मौका मिला है या नहीं मिला, और उसे क्या सवालात किए गए हैं, और जो सवालात उस पर किए गए हैं उस पर आया थे, जो नोटिस था उसके बीच में वो सारी जो तफसीलात हैं वो मुहैया की गई थी उसको, और उसको जवाब देने का मौका दिया गया था। फेयर ट्रायल जो है कॉन्सेप्ट हमारा, कि उसको एक फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं मिला। अगर तो वो देखे, कोर्ट फील करे कि अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, तो फिर कोर्ट बिल्कुल देती है। और कई प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जिसमें कोर्ट ने बेल्स जो हैं वो ली हैं, अभी भी हैं। मगर वो ये कह रहे हैं कि अब जो इंतजार की बात है वो इंतजार इसलिए नहीं, वो आप इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते नैब के ऊपर कि जी इंतजार उन्होंने क्यों नहीं किया, इसलिए चूंकि हर केस के अंदर वो कहते हैं नैब उसी वक्त एक्शन में आ जाती है और जो भी अक्यूज्ड होता है जाके उसको अरेस्ट कर लेती है। देखिए, नैब के ऊपर एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है अपोजिशन की तरफ से। उस चार्जशीट की मौजूदगी में नैब को अपना रोल इम्पार्शियल रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो इंतजार करना चाहिए था, एक दिन के ताकीद से क्या फर्क पड़ रहा था? अगर तो नैब के दाल में कुछ काला है तो नैब ने रेड किया ताकि रेड कल की इन्फ्रक्शंस हो जाए। अगर दाल में कुछ काला ना होता तो नैब ने रेड नहीं करना था। आप भी वकील हैं, मैं ये समझ रहा हूँ, मैं वकील होने की वजह से पता चल जाता है कि हवा किस तरफ जा रही है। कल बेल होगी कि नहीं होगी शहबाज शरीफ साहब को? देखिए, ये तो जिस तरह अली साहब भी फरमा रहे हैं, ये तो अदालत की डिस्क्रेशन है कि वो लेता है नहीं लेता, लेकिन ये दोनों तरफ की सूरत हाल है और बड़ी वाज़ेह सिचुएशन है। मैं आपको कई केसेस बता सकता हूँ, जिसका आपने हमजा साहब का किया, जवेद लतीफ़ साहब का है, और बड़े लीडर्स हैं जिनको प्रोटेक्शन बेल्स मिल जाती हैं और जिनको आप नैब को कह दिया जाता है कि गिरफ्तार करना से पहले आप हमारे पास भी आए, हमें नोटिस में दें, और इस तरह के कई केसेस हैं। क्योंकि नैब का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है व्हेन इट कम्स टू ऑपोजिशन। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आप जेन में रखें, हाई कोर्ट के रिमार्क रखें, जहां पे कहा गया है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज ऑर्डर ऑफ द डे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है, हाई कोर्ट के जजेस ने कहा है। When it comes to NAB and when it is chief leader of the opposition शहबाज शरीफ, विक्टिमाइजेशन जो है वो जेन में रखनी चाहिए। आबिद साकी साहब, आप चूंकि लॉयर्स बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ताकतवर एक बॉडी है, अब आप ऐसा माहौल मुल्क के अंदर बन गया है कि कुछ वुज़रा आके टेलीविज़न स्टेशंस के ऊपर कहते हैं कि जी 2 दिन बाद फलाना बंदा इस तरह गिरफ्तार हो जाएगा, जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं ईद के बाद सजा हो जाएगा, और फिर वही हो जाता है। तो आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? और नैब के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी थी, आज एक तरीके से आंख मचोली खेली गई, वो उधर चले गए, वो तमाशा लगा रहा पूरा दिन, मीडिया भी वहाँ पर खड़ा रहा, आप इसको कैसे देखते हैं कानून के तकाजे से? थैंक यू वेरी मच मुनीज़े। इसमें 2 पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लीगल फ्रेटर्निटी मोर और लेस नैब लॉ को ऑप्रेसिव कानून के तौर पर देखती है, और हम समझते हैं कि इसमें सूटेबल अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से अप्रोप्रिएट सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए एक्यूज को, जो नहीं है। और ये वन साइडेड एक विक्टिमाइजेशन के टूल और इंस्ट्रूमेंट के तौर पे रियासत के पास ये एक कानून जो है ये एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस हवाले से हमारा एक मुसलसल मुतालबा भी रहा कि इसमें सूटेबल अमेंडमेंट्स की जाएँ। उसके हवाले से 1-2 कुछ ड्राफ्ट पिछले दिनों आए भी, कुछ इन्होंने अमेंडमेंट्स की भी, कुछ ऑर्डिनेंस इशू किए, फिर वो लैप्स हो गए। तो हम
एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी मैं समझता हूँ कि जो नैब का मौजूदा कानून है ये ऑप्रेसिव है, ड्रैकोनियन लॉ है, और इसके अंदर जो तरीकाकार दिया गया है लोगों को गिरफ्तार करने का वो अनब्राइडल्ड है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर उसमें बुनियादी बात यह है कि जमानत का कानून मौजूद ही नहीं है, आपको रिमांड्स के डेज पूरे करने के बाद भी ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी, ना ट्रायल कोर्ट के पास ये इख्तियार है, बल्कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस प्रूव करके आपको अपनी बेल के लिए जाना पड़ेगा। तो ये एक डिपार्चर है फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ द क्रिमिनल लॉ, जिसके खिलाफ हमारी आवाज बुलंद होती रही है। और दूसरी बात, जो ये शहबाज शरीफ साहब का वाला मामला है उसमें थोड़ी सी बात मुख्तलिफ है। मेरी इत्तला के मुताबिक आजम नज़ीर तारड़ साहब के ऑफिस से कल ये इसकी प्री अरेस्ट बेल फाइल हो गई थी एक्यूज की। अच्छा। और उन्होंने कोर्ट में आना था, लेकिन वो फिक्स नहीं हुई। फिक्स ना होने की वजह से वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या नैब को ये टाइम मिल गया कि वो उनको एक्सेस टू जस्टिस का जो उनका राइट है उसको वो फ्रस्ट्रेट कर सके। उनके घर जाना, उनके घरों पे हम रेड करना वगैरह इस तरह है कि उनको अदालत तक रसाई से महरूम रखा जाए। अब अदालत तक मुल्ज़म को ये सही है या गलत है ये तो कोर्ट ने डिटरमिन करना है, लेकिन जो एक्सेस टू जस्टिस का फंडामेंटल राइट है वो डिनाई किया जा रहा है। असल में हमारा कंसर्न ये है कि अदालतों के पास लोगों को पहुंचने तक तो दिया जाए, उनको रास्ते में आपकी बात समझ गई करके अरेस्ट करके। मगर साथी साहब, चूंकि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके लीडर हैं, मुझे ये बताइए कि जो ऑपोजिशन एक इल्जाम लगाती है और कहती है कि जी हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट होंगे तो फिर हम चले जाएंगे बनी गाला और वजीर आजम इमरान खान को अरेस्ट कर लेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो फिर वायलेंट ट्रेंड्स की तरफ सोसाइटी जा रही है ना। जब आप रूल ऑफ लॉ को डिस्पैशनेट और ऑब्जेक्टिव और ऑनेस्ट तरीके से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो फिर वो वायलेंस क्रिएट करेगी, रद्द-ए-अमल क्रिएट करेगी, फिर प्रोटेस्ट होंगे, लोग मुजाहरों पे निकल आएंगे। और ये ऑलरेडी वॉलेटाइल सिचुएशन जो सोसाइटी की है मैं समझता हूँ उसमें गवर्नमेंट को एक होश के नाखन लेने चाहिए, उनको रेकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, उनको थ्रू डायलॉग्स मामलात को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और कौमें और मुल्क इस तरह थोड़े चलते हैं। और हमारे मुल्क में तो आपने देखा, हमने जो थोड़ा बहुत देखा वो ये है कि ये मुसलसल एक विशियस सर्कल ऑफ विक्टिमाइजेशन चलता रहता है। जब एक पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो वो अपने मुखालिफ ग्रुप को और मुखालिफ पार्टी को कुचल देना चाहती है। मगर आपने जो ये बात कही है, सैनिटी प्रवेल करनी चाहिए और पॉलिटिकल फोर्सेस को होशमंदी के साथ मुल्क की मामलात को आगे चलाना चाहिए। अली जफर साहब, जिस तरह आबिद साकी साहब कह रहे हैं कि जी रिकंसिलिएशन की तरफ हुकूमत को आना चाहिए, तो शहबाज शरीफ साहब तो यहाँ पे करने भी रिकंसिलिएशन आए थे, वो तो रिकंसिलिएशन की सियासत में यकीन करते हैं। मगर जिस तरह ये कह रहे हैं, और आप भी कानूनी माहिर हैं, कि नैब ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और अदालत तक रसाई को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए जो अक्यूज्ड है उसकी तरफ अपना जो शिकंजा है और उसको शिकंजे में ले लिया, तो कम से कम लोगों को अदालतों तक तो पहुंचना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पे? जी देखें, अगर आप ये जनरल सवाल पूछ रही हैं तो बिल्कुल आप बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो है जी, लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उसका जवाब देता हूँ। पहले मैं एक जनरल जवाब देता हूँ आपको कि जो कानून है नैब का, वाकई ही वो एक बड़ा एक्सट्रीम कानून है और बड़ी देर से पूरी वकला बरादरी जो है वो कह रही है इसमें तरमीम होनी चाहिए। बदकिस्मती से जो हुकूमत आई आज से पहले उन्होंने इसमें तरमीम करने से इनकार कर दिया। बल्कि मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बार का, और हमने एक बाकायदा उनको बुलाया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और रिक्वेस्ट की थी कि इस कानून में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमेंडमेंट्स की जाएं, लेकिन वो नहीं हुई। बहरहाल इस हुकूमत ने की थी, ऑर्डिनेंस किया, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट ने उसको ऑर्डिनेंस को कानून में तब्दील नहीं किया, इसलिए वो लैप्स हो गया। तो जहाँ तक जनरल आपका सवाल है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से मुताबिक तब तक अरेस्ट नहीं होना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। यही नैब का कानून होना चाहिए था और यही ऑर्डिनेंस लेके आए थे जो लैप्स हो गया। लेकिन जब आप शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो मैं फिर वही आपको रिप्लाई यही देता हूं जवाब
कि अब चूंकि कानून है जिसके अंदर नैब अरेस्ट कर सकती है और नैब की प्रैक्टिस हर एक के लिए एक ही है, यानी कि मेरे खुद बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको नैब ने इंक्वायरी जब हो शुरू भी नहीं हुई उनको पकड़ के वो ले गए, या जब वो कोशिश की उन्होंने हाई कोर्ट जाने की तो उनको अरेस्ट कर लिया। तो मेरा ख्याल है अगर ये एक ट्रेंड है, एक प्रैक्टिस है नैब की, तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब बेशक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, बेशक एक्स चीफ मिनिस्टर हो, रूल ऑफ लॉ का तकाजा यही है कि उन पे भी फिर वही लागू हो कानून। और दूसरी बात एक और मुनीज़े मैं करता चलूं, वो ये है कि ये जो कहना कि नैब पे हमें एतमाद नहीं इसलिए हम नहीं पेश होना चाहते उनकी इन्वेस्टिगेशन में, ये तो फिर मैं भी कह सकता हूं कि अगर मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम पुलिस लगाती है कि जी ये पाकिस्तानी पंजाब की पुलिस पे मुझे एतमाद नहीं इसलिए मैं पेश नहीं होना चाहता, या आप भी कह सकती हैं कि FIA पे मुझे एतमाद नहीं मैं नहीं पेश होना चाहता, तो ये तो एक एनार्की बन जाएगी। मगर आपने जो पहले बात की ना, के पास इख्तियार जी, है। अली जफर साहब ने जो पहले बात की ना मोहसिन साहब, वो ये ऑर्डिनेंस के बारे में उन्होंने कहा कि हमने तो इस तरह की कोई पेशरफ्त की थी मगर वो ऑर्डिनेंस ही लैप्स कर गया, यानी कि जो नून लीग ने एक फंदा बनाया था वो आपके अपने ही गले आके पड़ गया। ये तो हर कोई कह रहा है। मैं नहीं, अली जफर साहब पार्लियामेंट में नहीं है, मैं बैठा हूँ, मैं उस कमेटी का भी मेंबर था जिस कमेटी के बीच में ये पिछली टेन्योर में मैं उस कमेटी का रुकन था जो नायब की पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वो कमेटी बनी थी। और उस कमेटी के बीच में आखिरी टाइम पे तहरीक इंसाफ भाग गई थी। जब बिल फाइनल हो गया था, कानून बिल्कुल मुकम्मल हो गया था, तो इन्होंने परवेज़ खटक साहब और उनको विड्रॉ करके शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्होंने शीरी मिजारी का नाम दे दिया और आज़म स्वाति साहब को भी विड्रॉ किया। शाह महमूद साहब भी निकल गए, फिर नए बंदे ले आते। जब लॉ हमारा फाइनल होने लगता था और फाइनल ड्राफ्ट आ जाता था तो ये PTI वाले अपने बंदे तब्दील करते थे। और जब बंदे हम चाहते थे कंसेंसस से हो ना, क्योंकि नेशनल असेंबली में जाहिर है अगर हम एक बिल लेकर आते और छपी थी, जी हाँ, और उसके बाद भागते वो थे। दूसरी बात ये है कि ऑर्डिनेंस जो है ये ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ है और ये अभी भी जो बिल है ये टेबल हो गया। ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में अभी भी अंडर डिस्कशन है, वहाँ पे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस जो इनके पास ये बिल पड़ा हुआ है, उसके बीच में फतियाना साहब के पास तो कभी निकलेगा भी उधर हमारी अमेंडमेंट्स जो है वो अब निकल तो जाएगा, वोटिंग पे आएगा तो पता लगेगा कि गवर्नमेंट कितनी नीयत में। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि आगे से बजट आ रहा है, गवर्नमेंट की जो इंटेंशंस हैं वो कुछ और हैं। क्या है? गवर्नमेंट इस वक्त ये चाहती है कि 80% मुस्लिम लीग नून के लेजिस्लेटर्स जो लॉ मेकर्स हैं उनके ऊपर नैब के नोटिसेस हैं, समेत मेरे। ठीक है, मुझे आज तक नैब ने नहीं बताया कि मेरे खिलाफ आपको वोट करने का हक ना हो, ये कह रहे हैं। जी हाँ, ये होना ये है बेसिकली पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग होनी है। नैब को यूज़ किया जाना है, लॉ को अमेंड कराने के लिए लोगों पे प्रेशर डाला जाना है, और वो काम करवाने के लिए नैब को ये जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं ना जून में से पहले, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट, मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ। असल में होना ये काम है, और ये काम करने से पहले शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट होना, पार्टी को दबाव में डालना, हमारे MNAs को, हमारे लेजिस्लेटर्स को दबाव में लेके आना, इन बिटवीन द लाइन जो हुकूमत है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना चाहती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम गवर्नमेंट को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम वो करेंगे तो उसे फेडरेशन खतरे में पड़ेगी। NFC अवार्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं, बड़ी चीजें हैं। चलिए इसके ऊपर मैं आऊंगी, मगर चूंकि आजम नज़ीर तारर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, साकी साहब के भी वो दोस्त हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। आजम नज़ीर तारर साहब, आप चूंकि शहबाज शरीफ साहब को कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि बेल के हवाले से क्या खबर है आपके पास? क्या बेल हो जाएगी, अप्लाई होगी ये बेल? जी मुनीज़ा, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं साकी साहब का दोस्त नहीं हूँ, मैं साकी साहब का दोस्त तो हूँ ही हूँ, मैं अली जफर साहब और मोहसिन का भी दोस्त हूँ। हम चारों आज लकीली वकील बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरे लिए जो सबसे तकलीफ से बात है वो ये है कि आज जो लाहौर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री का फेलियर था कि कल विद इन टाइम हमने बेल फाइल की, और मैंने और साकी साहब ने आज पेश होना था फायज ईसा साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट में, और हमें ये खबर थी कि हमारा केस, मुझे ये बताया गया कि जी आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप यू कैन ट्रेवल, और अमजद परवेज साहब ने आज पेश होना था। हाई कोर्ट रजिस्ट्री की मैं समझता हूँ कि ये अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी नाअहली है या देयर वर अदर कंसिडरेशंस के वो केस आज नहीं लगाया गया, और उस पर हम टेकअप करेंगे चीफ जस्टिस साहब के साथ कल इंशाअल्लाह अज़ीज। दूसरी बात, जो नैब के पार्ट पे जो सबसे घिनौनी हरकत मैं ये कहूँगा
कि देखिए पाकिस्तान एक आइन और ज़ाब्ते के तहत चल रहा है। हमेशा से ये एक रवायत रस्म रही है कि जब लोग अदालतों से रजू कर लेते हैं जी। मैं कहता हूं कि शहबाज शरीफ की बजाय अगर अल्लाह दिता बशीर और अनवर भी हो, कोई 3 लोग हों, तो उनके लिए भी वही कानून है। जब वो अदालत से रजू कर लेते हैं तो ऑर्डिनरीली ये समझा जाता है कि उनको एक एक्सेस टू जस्टिस जो है वो फंडामेंटल राइट है, उन्हें अदालत पहुंचने का हक है। अब उनके घर पे रेड हो रहे हैं। नहीं, मगर कत्ता कलामी माफ तारर साहब, यहाँ पे अली जफर साहब आपके दोस्त बैठे हुए हैं, मगर वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। रवायती तौर के ऊपर नैब जो है वो इसी तरह पेश आती है अल्लाह दित्ता के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। नैब बिल्कुल गलत करती है। अगर वो करती भी है, अप्रोच करना अदालत को एक्सेस टू जस्टिस आर्टिकल 10A के तहत, आर्टिकल 4 के तहत, आर्टिकल 9 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है हर शहरी का। ठीक, आप अदालतों को ताले लगा दे और आप हुक्म दे दिया करें कि जी आपने गिरफ्तार होना है और आके टिकटिकी पे आपको बांध देना है और आपको हमने ये बातें आपसे पूछनी है। मैं तो बल्कि मेरे लिए ये तकलीफ से बात है, पहले 2 दफा ये हो चुका है हिस्ट्री में। पॉलिटिकल लोगों के साथ कई दफा हुआ, लेकिन 2 रिपोर्टेड केसेस है हमारे पास। एक चौधरी शुजात हुसैन और परवेज लाई का केस है, एक अली मूसा गिलानी का केस है। दोनों में ये हुआ कि अदालत को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। कल भी यही सूरत हाल है कि उन्होंने हाई कोर्ट के अतराफ डिप्लॉयमेंट हैवी जो है वो सीख कर ली है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। भाई बात यह है कि डे बिफोर, एक रोज पहले यानी कि गुज़िश्ता रोज हमने बेल फाइल कर दी थी, एप्रीहेंडिंग के हमारा और अरेस्ट वारंट हो सकता है। आज वो बेल फिक्स नहीं हुई और उसमें अहली अगर है तो वो हाई कोर्ट ब्रांच रजिस्ट्री की है। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तारर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। साकी साहब, आपने तारर साहब की बात सुन ली है। अब कल उन्होंने बता दिया कि क्या मंजर होगा कि हाई कोर्ट के इर्द गिर्द भी वो बता रहे हैं कि एक तरीके से छापा तो नहीं मगर पुलिस को तैनात किया जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि अली जफर साहब का तो अभी भी ये कहना है कि अल्लाह दित्ता और शहबाज शरीफ के लिए एक ही कानून है नैब की तरफ से। देखिए, मैं तो इन दोनों को बड़े एहतराम से मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैंने तो बुनियादी बात ये की है कि मैं तो इस लॉ को समझता हूँ कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। ये लॉ अल्लाह दित्ता अनवर के खिलाफ इस्तेमाल हो या शहबाज शरीफ या किसी और शख्स के खिलाफ, मैं तो बुनियादी तौर पे इसकी लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे मेरा ऑब्जेक्शन है। एक बात, अब अगर गलत कानून है तो गलत कानून को रिएक्ट करने के लिए सिविल सोसाइटी थ्रू अवेयरनेस, थ्रू कैंपेन, थ्रू एक प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस के साथ वो इन चीज़ों को हम रिमूव करते हैं और उनको ठीक करने और उनको रिफॉर्म करने की अटेम्प्ट करते हैं। हमारा मुतालबा तो ये रहा है कि इस लॉ को रिफॉर्म किया जाए। बाकी रही बात ये कि जैसे आलम साहब ने कहा है कि वो उनको पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करके तो एक्सेस टू जस्टिस को रोकना, जैसे मैंने अपनी शुरू में ही ये गुजारिश कर दी थी कि ये हर शख्स का ये आईनी हक है कि वो अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात से अपने आप को विंडिकेट करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाए और अदालतों की तरफ जाए। अगर इन्होंने लोगों को इस तरह पकड़ना है तो फिर अदालतें भी बंद कर दें और वकला के भी दफ्तर फिर बंद हो जाएंगे अल्टीमेटली। देखिए ना, हम वी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अक्यूज्ड और हूसोएवर इज एग्रीड बाय द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। साकी साहब, मैंने एक वक्फे की तरफ जाना है। इससे पहले कि मैं वक्फे की तरफ जाऊं, अली जफर साहब, आपसे मैं रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी इस हवाले से। जी देखिए, आई थिंक हमारा मौक़िफ़ सबका एक ही है कि कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको एक्सेस टू जस्टिस हो, लेकिन आप जब तक वो कानून साजी नहीं होती और एक इंस्टीट्यूशन के पास ये इख्तियार है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं और वो करते रहे हैं और करते आ रहे हैं, तो हम उस पे ऑब्जेक्ट तो कर सकते हैं कि मगर ज्यूरिसडिक्शन तो हाई कोर्ट्स की ज्यादा होती है ना जी, नैब से ज्यादा होती है। तो अगर रसाई नहीं हो रही हाई कोर्ट्स के लिए, मैं तो नहीं इतना कानून को इतना अच्छा समझती जिस तरह के आप सब समझते हैं, मगर अगर मैं कोर्ट तक पहुंच नहीं रही और मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है तो फिर मुझे तो एक्सेस टू जस्टिस नहीं हो रहा मेरे साथ। जी देखिए मुनीज़, हम बात करें प्री अरेस्ट बेल की। आप अगर कोई मर्डर करता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, इंतजार नहीं करती कि वो जाके अपनी बेल कराए। मगर सर, मर्डर के अंदर तो बाकायदा चार्ज होता है, इधर तो कंप्लेंट्स पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है।
ये कानूनी नैब का ऐसा है ना, कानून में नैब को इजाजत है कि वो इंक्वायरी स्टेज पे भी और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी अरेस्ट कर सकती है। हमारी कोशिश ये है कि नैब का कानून तब्दील किया जाए कि वो कम से कम इंक्वायरी स्टेज नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अरेस्ट करें। ठीक है, लेकिन बहरहाल जब तक वो कानून तब्दील नहीं होता, ये नैब के पास ताकत है। ठीक है, इधर मैंने छोटा सा वक्फा लेना है और फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बात की थी काजी फाइज ईसा के केस के बारे में। उस केस के अंदर आबिद साकी साहब भी मौजूद थे, उसके बारे में भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज सुप्रीम कोर्ट में अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में साबिक वजीर कानून फरूख नसीम से पूछा कि अगर ठोस शवाहिद नहीं तो जजेस की साख पर सवालात क्यों उठाए जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने काजी फाइज ईसा की इन पिटिशंस की समाअत की जो इन्होंने सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर की थी। याद रहे कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ 14 जून 2019 में सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, पर इस रेफरेंस की बुनियाद वहीद डोगर नामी शख्स की शिकायत बनी। दिलचस्प बात यह है कि वहीद डोगर तब मंजरे आम पर आए जब उन्होंने सहाफी अहमद नूरानी के खिलाफ 2017 में खबर शाया की। अहमद नूरानी पर कुछ नामालूम अनासर की तशद्दुद का एक खबर थी। जब यह केस अदालत में गया तो काजी ईसा के वकील मुनीर मलिक ने सवाल उठाया कि FPR के ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जिन्होंने काजी फाइज ईसा की बीवी बच्चों की जायदादों का पता लगाया और वो भी एक हफ्ते में, उनको ये भी नहीं पता था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की बीवी का क्या नाम है। तो फिर अगर नाम ही नहीं पता था तो इतनी तेजी से कारकर्दगी कैसे दिखाई गई। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ समाअत के दौरान, आइए आपको दिखाते हैं। आला अदलिया के जजेस की साख पर बगैर शवाहिद के कैसे सवाल उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस किस तरह से तैयार हुआ और रेफरेंस का मवाद कैसे इकट्ठा हुआ। अगर ठोस शवाहिद नहीं है तो जजेस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है। क्या हुकूमती इक़दाम जजेस और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं। फरूख नसीम को पेश होने के लिए अटॉर्नी जनरल का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। लंदन में 3 जायदादें जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चों के नाम पर हैं, जिसकी तस्दीक वो खुद भी कर चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज मनी ट्रेल नहीं देते तो ये मिसकंडक्ट है। मेरा बेटा कोई जायदाद खरीदता है तो मैं कैसे उसका जवाब दे सकता हूँ। जिसके नाम जायदादें हैं उनको नजरअंदाज करके दूसरे से सवाल कैसे पूछा जा सकता है। सागी साहब, आज आप अदालत के अंदर थे तो आपने क्या देखा है? कल समाअत जो है वो मुलतवी हो गई, कल फिर से होगी। इस केस की अहमियत अब क्या है अदलिया कम्युनिटी के लिए? नहीं, अदलिया के लिए, पूरे मुल्क के लिए। आप इसको अदलिया तक कन्फाइन न करें इस केस की फेट को, बिकॉज दिस केस विल डिसाइड एंड डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड नेशन। आई टेल यू, अगर ये यानी अदालतों पर इस तरह का कब्जा और गलबा मुस्तकिल हो जाता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन की राइट्स की और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का जो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, मैं समझता हूँ वो डिमोलिश हो जाएगी। आज ये हुआ कि काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से एक दरख्वास्त आई हुई थी जिसमें उन्होंने ये एतराज़ उठाया था कि फरूख नसीम साहब जो बार बार वजारत कानून से इस्तीफ़े देकर बार में अपना लाइसेंस रिवाइव करवाते हैं और फिर वापस जाकर ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये सारा तरीक़ाकार जो है ये आइन और कानून की मंशा के मुताबिक नहीं है। ठीक, जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे के तौर पर हमने भी उनके इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया, लेकिन जो बेंच था या अदालत थी उन्होंने बिलाखिर ये कहा कि इस एतराज़ को वो मेन फैसले में डील करेंगे और उसके बारे में अपनी राय देंगे, फिलहाल मेरिट पे केस को चलाया जाए। और उन्होंने फरूख नसीम साहब को इजाज़त दे दी कि वो फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे और वकील के तौर पर अपना केस प्लीड करें। जो उन्होंने केस प्लीड करना शुरू कर दिया और वो चलता रहा। फिर उसके बाद अभी उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी आज की, तो कल पे ये केस एडजर्न हो गया। अब देखें वो अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत में साबित करेंगे कि रेफरेंस की वैलिडिटी क्या है, इसकी लेजिटिमेसी क्या है। ये जो उन्होंने मगर बुनियादी सवाल जो अदालत ने किया, आपकी राय जानना चाहूंगी, जिसके अंदर अदालत ने ये कहा कि जजेस के ऊपर आप क्यों सवालात उठा रहे हैं जब आपके पास ठोस सबूत नहीं है, और ये सबूत आपके पास कहाँ से आए? हाँ, ये बात है। बुनियादी बात यह है कि क्या जो सबूत पेश किए जा रहे हैं वो किसी आईनी और कानूनी तरीका से हासिल किए गए हैं, ये बुनियादी सवाल है। अगर
एसेट रिकवरी यूनिट की कोई लीगल जस्टिफिकेशन एग्जिस्टेंस नहीं साबित होती और आइन और कानून के मुताबिक उस इदारे का क़याम अदालत ये समझती है कि वो तश्कील नहीं दिया गया था और फिर गैर कानूनी तरीके से सो कॉल्ड एविडेंस की जो कलेक्ट की गई वो तो फिर ऑब्वियसली इनएडमिसिबल है, उसकी बुनियाद पे तो फिर मेरिट पे ये केस प्रोसीड नहीं हो सकेगा। एक बात। दूसरी बात कि अदालत इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि ये बदनीति की बुनियाद पर उनकी जो 2 जजमेंट्स हैं उनको सिर्फ काउंटर करने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए और दूसरी अदलिया के बाकी तमाम इदारों को एक परपेचुअल सब्जुगेशन में पुट करने के लिए उन्होंने ये एक टेक्निक इस्तेमाल की है, तो फिर ऑब्वियसली वो इसको या क्वाश भी कर सकते हैं और अगर ये क्वाश नहीं होता तो फिर सुप्रीम जुडिशियल में ये पेंडिंग है मामला, फिर वो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन वहां प्रोसीड होगा। ये इसके 2-3 जो है वो मुस्तकबिल में पहलू नजर आ रहे हैं। अली जफर साहब, आप लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, पहली दफा कम से कम मैंने तो देखा है इन द लास्ट 10 इयर्स के अदालत ने ये पूछा हो कि जब आपको पास ठोस शवाहिद नहीं है तो फिर आप हमारे से इस किस्म के सवालात और हमारी साख के ऊपर सवालात कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर आप इस किस्म के सवाल कर रहे हैं तो फिर आप फ्री जुडिशरी में यकीन नहीं करते, हुकूमत से मुखातिब होते हुए। जी देखिए, इस वक्त जो काजी फैज ईसा साहब ने के खिलाफ रेफरेंस एक फाइल हुई थी, वो रेफरेंस अभी पेंडिंग है, तो काजी फैज ईसा साहब ने एक पिटिशन फाइल कर दी है कि ये रेफरेंस आगे चल ही नहीं सकती और उसकी जो वजह उन्होंने बताई है, जो दलाइल दिए हैं उनके वकील ने अदालत में, वो उसमें ये कहा है कि ये चूंकि रेफरेंस सारी जो है ये मेलाफाइडे है, ये बदनीयती पे बेस्ड है, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती और बहुत सारे उन्होंने जो अपने पॉइंट्स दिए हैं, इस वजह से ये जो रेफरेंस है इसको अदालत क्वॉश कर दे, इसको ख़त्म कर दे ताकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ये फैसला ही ना करना पड़े। तो उसमें एक 2 दिन पहले एक दरख्वास्त बड़ी अहम दी थी एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फैज ईसा साहब की तरफ से, और वो ये थी कि ये सारी जो कार्रवाई हुई है ये लॉ मिनिस्टर और जो एसेट यूनिट है और प्रीवियस जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने मिल के की है। ये बहुत बड़ी एलिगेशन है, एप्लीकेशन उसकी आई हुई है, उसका जवाब देने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है एक्स लॉ मिनिस्टर साहब को कि वो अपने दलाइल दें। अब देखना ये है कि वो उस पर आके किस तरह बात करते हैं, क्योंकि आज की जो कार्रवाई मैंने सुनी है टीवी पे और पढ़ी है जो थोड़ी बहुत, उससे तो लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को देखना चाहता है कि क्या ये रेफरेंस की जो वैलिडिटी है वो कैसी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट इस सुनने के बाद केस को इस फैसले पे, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये रेफरेंस जो है इसकी वैलिडिटी दुरुस्त नहीं है, ये मेलाफाइडे है, तो फिर वो इसको क्वॉश कर सकते हैं। और अगर वो समझते हैं कि नहीं ये वैलिड रेफरेंस है, ये लीगल रेफरेंस है, ये कानूनी रेफरेंस है, तो फिर वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास भेज देंगे। मगर इसका असर क्या बाकी जो चलते रहे हैं केसेस उनके ऊपर होगा, बिलखसूस जिस तरह मियां नवाज शरीफ का केस था उसके ऊपर होगा, क्योंकि जो सवाल उन्होंने पूछा है वो ये पूछा है कि आप एविडेंस कहाँ से लेके आए थे, क्योंकि इस केस के अंदर जिन FBI ने जहाँ ये तहकीक की है तो उनको एसेट रिकवरी यूनिट ने सिर्फ 1 हफ्ता पहले तहकीक करने को की। तो मुनीर मलिक जो इस वक्त जस्टिस काजी फैज ईसा के वकील हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि जब उनको उनकी बीवी का नाम ही नहीं पता था तो उन्होंने उनके सासे कैसे पता करा लिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसको रद्द कर दिया जाए इसका कोई इफेक्ट होगा ऑन द नवाज शरीफ साहब केस? देखिए, नवाज शरीफ साहब का केस जो डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट मौजूद है और फिर इसमें से जूरिस्प्रूडेंस निकलेगा, इसमें से चीज़ें निकल सकती हैं और यकीनन ये भी उस तरफ भी बात जा सकती है जो आप जिस तरफ कर रही हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अहम ये है कि इस केस के बीच में जो काजी फैज़ ने इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाए हैं, और उसी में लिखा हुआ है कि जो चेयरमैन FBI है वो आपको नोटिस भेजता है। जो काजी फैज ईसा साहब को कोई नोटिस नहीं मिला
और उनको डायरेक्ट रेफरेंस आ गया उनका चीफ जस्टिस साहब के पास। मेरा आखिरी मिनट रह गया। अब मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि अगर तो ये रेफरेंस की वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है जो कि जजेस कर रहे हैं, बिकॉज मैं समझता हूँ कि इसमें जजेस जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का जो फ्यूचर है वो इस केस के डिसीजन पे आज उन्होंने कहा भी है कि आपके हमारी आपने देखे अदलिया की जो आज़ादी पाकिस्तान क्या होगा वो इस केस के फैसले की तरफ देख रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर तो इस केस में एक तो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अदारे मजबूत होने चाहिए ताकि पाकिस्तान के अदारे आजादाना फैसले करें और हर आदमी को आम और खास को इंसाफ मिले। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को इंसाफ आबिद साकी साहब, अली ज़फ़र साहब और तारिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। तो नाजरीन, पाकिस्तान में अब जो बुनियादी हमारी ज़रूरियात हैं उसके ऊपर फोकस ज़्यादा इसलिए हो गया है जब से ये कोरोना वायरस आया है। सेहत हो, जस्टिस हो, एजुकेशन हो, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी रियासत है वो उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देगी, उसकी तरफ बजट ज़्यादा देगी, ना कि किसी और इदारे की तरफ जो है वो अपना बजट जो है वो मुखलस करे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।